बिहार में बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन की रिहाई से सियासत गर्मा गई है। आज पैरोल खत्म होने के बाद आनंद मोहन सहरसा जेल चले जाएंगे, लेकिन नियमों की तब्दीली के बाद उन्हें कल यानी 27 अप्रैल को रिहा कर दिया जाएगा। यह केवल इसलिए किया गया ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत सके, और ये अपराधी जब निकल कर जाएंगे तो कल राजद के लिए काम करेंगे, जनता दल के काम करेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन 29 साल पुराने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी थे। उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ आनंद मोहन जी के लिए किया गया। इस तरह के मामले में जो विसंगतता होती है हमेशा संशोधन किए जाते हैं। बीजेपी ने आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आनंद मोहन की आड़ में सरकार ने 26 कुख्यात अपराधियों को रिहा कर दिया। ये सब राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी बिहार को पुनः 1990 के राज में ले जाना चाह रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। डीएम कृष्णैया की पत्नी इस फैसले से दुखी है और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अब अपील करने का मन बनाया है। आनंद मोहन को लेकर बिहार में चल रहे सियासी बवाल के बीच मारे गए डीएम कृष्णैया के परिवार ने भी रिहाई पर सवाल उठाए हैं। डीएम कृष्णैया की पत्नी ने जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि मेरे बुलाने पर नीतीश कभी नहीं आए, जबकि मेरे पति के हत्यारे के पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। नीतीश जी को बोलना चाहती हूँ, मैं संदेश देना चाहती हूँ, ऐसा लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। पॉलिटिक्स में लाए तो इस बार शायद जीत जाते होंगे, मगर पब्लिक तो इतना वो लोगों को गालियां दे देंगे। उमा कृष्णैया ने कहा कि राजनीति के तहत यह फैसला लिया गया है और वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। केस फाइल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप मदद करेंगे क्या? बोले तो ठीक है, हम जरूर करेंगे बोल के बोल दिया है। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की नृशंस हत्या के दोषियों को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर गहरी निराशा जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि नियमों में संशोधन कर लोक सेवा की हत्या के आरोप में दोषी को कम जघन्य श्रेणी में फिर से क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। आनंद मोहन की रिहाई पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं खुद आनंद ने कहा कुछ लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। जेल के नियमों में किए गए बदलाव के बाद आनंद मोहन को मिलने वाली रिहाई पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां एक ओर इसके बहाने नीतीश सरकार को घेर रही है, तो वहीं सरकार भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार कर रही है। लेकिन इस सब के बीच आनंद मोहन ने अपना पक्ष रखा है। आनंद मोहन ने कहा कि कुछ लोगों का काम बेकार की बातें करना है और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर उनकी पत्नी लवली आनंद ने कहा कि हमने मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन अब आनंद मोहन हमारे साथ होंगे, जो परिवार के लिए सबसे खुशी की बात है। जो बिहार सरकार का अभी निर्णय रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए जेल जाने से पहले भी आनंद मोहन ने मीडिया से बात की थी और कहा था कि बाहर आने के बाद सवाल उठाने वालों को जवाब दूंगा। लैंड स्कैम मामले में झारखंड में पिछले 1 महीने से लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। आज ईडी ने एक आरोपी कॉन्ट्रैक्टर के घर छापेमारी की, लेकिन छापेमारी के पहले ही यह आरोपी कॉन्ट्रैक्टर फरार हो गया। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने एक बार फिर जमीन घोटाला मामले में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर छापेमारी की, लेकिन ईडी के पहुंचने से पहले ही आरोपी कॉन्ट्रैक्टर विपिन सिंह फरार हो गया। जमीन घोटाला मामले में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने रेड की हो और आरोपी रेड से पहले ही भाग गया, जिसके बाद ईडी ने फ्लैट को सील कर दिया। इससे पहले इसी मामले में छवि रंजन समेत कई अफसरों और जमीन कारोबारियों के कुल 22 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें ईडी ने छापेमारी के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। फरवरी 2018 में कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने महुआ मित्रा और संजय कुमार घोष से 3.75 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन के बदले 24 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान किया। जमीन सिरमटौली चौक के पास थी। जिस जमीन की खरीद फरोख्त की गई है वो जमीन सेना से जुड़ी हुई है और धोखे से जमीन बेच दी गई। आरोप है कि जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित मामला पूर्व डीसी छवि रंजन के संज्ञान में था।
आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय एक बार फिर से दिल्ली की निर्विरोध मेयर चुनी गई है। वोटिंग से पहले बीजेपी प्रत्याशी शिखा रॉय ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी मुकेश गोयल ने शैली के नाम का ऐलान किया। दिल्ली नगर निगम में आज एक बार फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय निर्विरोध मेयर चुनी गईं। आज 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन बीजेपी के नामांकन वापस लेने की वजह से चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई है, जिसके बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले शैली ओबराय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गई थी। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोट के अंतर से हराया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 वोट में से 116 वोट मिले थे। पिछली बार चुनाव के वक्त काफी हंगामा देखने को भी मिला था। हाल ही में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की एक पार्षद को अपने पाले में कर लिया था। दोनों ही ओर से जीत के दावे किए जा रहे थे, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने नामांकन वापस ले लिया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शैली ओबराय की जीत पर बधाई दी है। एनआईए ने बड़गाम में खुर्रम परवेज के एनजीओ कार्यालय पर रेड की। बताया जाता है कि दफ्तर से कुछ सामान भी जब्त किए गए। टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बडगाम में आज एनआईए की छापेमारी हुई। एनआईए की ये कार्रवाई खुर्रम परवेज के एनजीओ दफ्तर पर हुई। बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। परवेज टेरर फंडिंग के मामले में पहले से ही जेल में बंद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर में एनआईए ने सोमवार को आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। राजधानी श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क की गई थी। तो वहीं मार्च के महीने में भी एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े एक और मामले में कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए के अधिकारियों ने घाटी के श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में छापेमारी की थी। पिछले कई दिनों से आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। और एक और आपको खबर बता दें, दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित डीपीएस स्कूल में बम की खबर से हड़कंप। स्कूल को खाली करवाकर जांच की, उसके बाद पता चला कि बम की खबर महज अफवाह थी। दिल्ली के मशहूर दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। घटना दिल्ली के मथुरा रोड स्थित डीपीएस की है। यहाँ एक ईमेल के जरिए स्कूल में बम होने की सूचना दी गई थी। दरअसल बुधवार सुबह स्कूल के ईमेल आईडी पर एक ईमेल आया, जिसमें स्कूल में किसी जगह बम होने की सूचना दी गई। स्कूल में बम होने की सूचना मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। जैसे ही स्कूल में बम होने की सूचना मिली तो बच्चों के माता पिता स्कूल पहुंच गए। स्कूल में बम की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पूरे स्कूल परिसर की जांच की गई। 2 घंटे से ज्यादा की जांच के बाद पुलिस टीम को स्कूल से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल बम की खबर अफवाह निकली। पुलिस टीम फर्जी ईमेल के जरिए धमकी देने वाले की तलाश कर रही है। फिलहाल कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं मिला है। अभी हमारी जांच जारी है। मेरी आपसे अनुरोध ये है कि पैनिक ना करें। हम साथ के साथ ये चाह रहे हैं कि इसमें कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई बच्चा किसी अनजान व्यक्ति के साथ न चला जाए। गुरुग्राम में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर एक ट्रक में गाय को भरकर मेवात ले जा रहे थे। गुरुग्राम पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तस्करों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास रोकने की कोशिश की गई। पुलिस टीम को देखकर गौ तस्कर बैरिकेडिंग तोड़कर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने करीब 20 किलोमीटर तक इनका पीछा किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि तस्कर ट्रक में भरकर गायों को मेवात ले जा रहे थे। उसी वक्त तस्करों को पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस टीम तस्करों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गौवंश को गौशाला भिजवा दिया है। एक मुखबिर ने बताया था कि एक बंद बॉडी का ट्रक है जिसमें 30-32 गायें भरी हुई है और बॉम्बे हाईवे से जाएगा। जो उसकी सूचना को पाकर हम उसके साथ लगे तो गोंडसी टूल टैक्स को तोड़ते हुए 500 मीटर आगे आया और जहां जिसको साथियों के साथ इसने काबू किया गया।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। 27 अप्रैल को उनके पैतृक गांव बादल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पूरे 2 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। पंजाब की सियासत के पितामह प्रकाश सिंह बादल ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ब्रिटिश गुलामी का दौर देखा, भारत की आजादी देखी और आजाद भारत की राजनीति का हिस्सा भी बने। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1947 में महज 20 साल की उम्र में सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में आए थे। बादल 1957 में पहली बार पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुए। 1970 में पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। प्रकाश सिंह बादल देश के सबसे कम उम्र के सीएम थे। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी पहुंचे। पिछले 4 दशक में प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक थे। इमरजेंसी के बाद इंदिरा विरोधी लहर में वो सांसद भी चुने गए। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार में उन्होंने केंद्र में कृषि और कल्याण मंत्री पद भी संभाला। बादल एनडीए के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और अब बात कर लेते हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद के ऑफिस से मिले खून के धब्बे इंसान के हैं और सूत्रों के मुताबिक एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने करबला के आसपास क्लिनिक और अस्पताल चलाने वाले कई डॉक्टर से इस मामले में पूछताछ की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस की जांच तेजी से चल रही है और जांच में लगातार कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही में अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के ऑफिस से मिले खून के धब्बे किसी इंसान के हैं, जिसकी एफएसएल की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। एफएसएल की टीम ने जांच में पाया कि अतीक के दफ्तर में जो खून के सैंपल मिले थे उसमें इंसानी हीमोग्लोबिन पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने करबला के आसपास क्लिनिक और अस्पताल चलाने वाले कई डॉक्टर्स से इस मामले में पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के इसी दफ्तर में लोगों का अपहरण कर लाया जाता था और फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और सीढ़ियों पर कई जगह खून के छींटे और धब्बे मिले थे और एक खून से सना चाकू भी मिला था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस दफ्तर से सबूत जुटा रही है। एसटीएफ ने शाइस्ता की मदद करने वाले 7 वकीलों और उसे संरक्षण और आर्थिक मदद देने वाले 20 करीबियों की पहचान कर ली है। शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस अब सब पर पैनी नजर बनाए हुए है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी से लेकर बंगाल तक पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। तो वहीं शाइस्ता कहां है और उसकी कौन मदद कर रहा है, इन सभी मामले की भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने शाइस्ता की मदद करने वाले 7 वकीलों और उसे संरक्षण और आर्थिक मदद देने वाले 20 करीबियों की पहचान कर ली है। जल्द ही इन सभी से पुलिस पूछताछ कर सकती है और उम्मीद लगाई जा रही है कि पूछताछ में ये लोग कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। वहीं शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस इन सभी पर पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस ने कल अतीक के कई करीबियों से पूछताछ की थी, जिसमें उसके करीबियों ने बताया था कि शाइस्ता इस वक्त प्रयागराज में ही है, जिसके बाद पुलिस ने शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। गुड्डू मुस्लिम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम ने रईस नाम के एक शख्स से मुलाकात की थी। ये मुलाकात प्रयागराज में हुई थी। गुड्डू मुस्लिम की मीट शॉप पर हुई थी। खास बात यह है कि रईस का ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मीट का कारोबार है। उमेश पाल हत्याकांड को 60 से ज्यादा दिन हो गए हैं और इसी वारदात में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम वारदात के बाद से फरार है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले गुड्डू मुस्लिम ने रईस नाम के शख्स से मुलाकात की थी। ये मुलाकात प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम की मीट शॉप पर हुई थी। खास बात यह है कि रईस का ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मीट का कारोबार है और गुड्डू मुस्लिम के भी छत्तीसगढ़ में छिपे होने के दावे किए जा रहे हैं। अब इस खुलासे के बाद एसटीएफ की टीम रईस से पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि रईस की मदद से बमबाज गुड्डू मुस्लिम ओडिशा और छत्तीसगढ़ में छिपा था। अभी हाल ही में बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन भी छत्तीसगढ़ मिली थी।
फरार चल रहे गुड्डू को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और माना जा रहा है कि गुड्डू उमेश पाल हत्याकांड से लेकर अतीक अशरफ डबल मर्डर केस से जुड़े कई राज खोल सकता है।